नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर किसी कंपनी की बैलेंस शीट लगी हुई है। ये कौन सी कंपनी है, क्या करती है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और आपको एक नई कंपनी के बारे में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं। ये मार्च 2022 तक का है। रिजर्व एंड सरप्लस से शुरुआत करेंगे हम। ये जो अभी का लेटेस्ट है वो है 869। इसको पिछले आंकड़ों से कंपेयर करोगे तो आपको बढ़ोतरी दिखाई दे रही होगी, जो की अच्छी बात है। और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के कैपेक्स प्लान में इस्तेमाल होते हैं, यानी जिस कंपनी के पास जितना रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो उतनी ही अच्छी तरीके से भविष्य में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएगी। कैपेक्स आपने सुना होगा, जो नए लोग हैं उनको बता देता हूँ। CAPEX इसका मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सामान्य भाषा में बात करूँ तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो पैसा यूज होता है, जो कंपनी खर्च करती है, वो रिजर्व एंड सरप्लस से ही जाता है। जिसका जितना अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस, वो कंपनी आगे भविष्य में अपने बिजनेस को उतने ही अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर पाएगी या एक्विजिशन कर पाएगी, जो भी उनके बिजनेस को मजबूती प्रदान करे। तो ये तो हो गया रिजर्व एंड सरप्लस इनके अच्छे हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस देके आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये स्मॉल कैप मिड कैप श्रेणी की कंपनी होगी। अब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे, जो कि मेन होता है। और यहाँ पर देखोगे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग बिल्कुल जीरो है। बहुत पहले इन्होंने 0.04 कर्ज लिया था, उसके बाद से इन्होंने अपने आप को कर्ज मुक्त किया है, जो कि ये भी अच्छी बात है, ये भी प्लस पॉइंट है। दोस्तों, ये जैसे मैं बैलेंस शीट देख रहा हूँ वैसे नहीं देख, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जो नए लोग हैं वो अगर इतना भी देख लें तो गलत स्टॉक में निवेश करने से बच जाएंगे। और इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी जो छोटे कर्जे जो 1 साल या उससे कम समय के लिए कंपनी को लेने पड़ते हैं, ये भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और यहाँ पर आप गौर करोगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जीरो है, यानी पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त कंपनी है। ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, एक होता है टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चल अचल संपत्ति। ये भी बढ़ते जा रहा है तो अच्छी बात है। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जैसे मान लो कंपनी के ऊपर कर्जा है 100 करोड़ का, ठीक है, और कंपनी के पास कैश है 10 या 15 करोड़ के आसपास, तो कंपनी कर्जा कैसे चुकाएगी? क्योंकि उनके पास कैश तो 15 करोड़ के आसपास है और कर्जा कितना देना है? 100 करोड़ का। तो तब यहाँ पर काम आता है चल अचल संपत्ति। तो आप देखोगे यहाँ पर इनके पास टेंजिबल एसेट 204 करोड़। तो ऐसा होगा कि मान लो कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत आ गई, जो उनके लेनदार हैं वो मान नहीं रहे हैं, बैंक से भी ऑर्डर आ गया है कि आपने कर्जा देना है, लेकिन उनके पास कैश इन हैंड नहीं है, तो क्या करेगी? वो अपने चल अचल संपत्ति बेच के उस कर्ज को पूरा करेगी। तो कभी भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हो, उनके चल अचल संपत्ति भी देख लिया करो। और एक बात ध्यान देना, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट फिक्स एसेट के अंदर आते हैं। ये यहाँ पर लिखा भी होगा फिक्स एसेट। और हमेशा ध्यान देना, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट ये हमेशा उधारी से ज्यादा होना चाहिए। वो मान लो किसी कंपनी ने जनवरी में 500-600 करोड़ का निवेश किया है, कहीं भी क्या हो सकता है, तो उसका असर कंपनी का जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी दिखाई देगा, क्योंकि जो 500 करोड़ का निवेश किया है उसका एडजस्टमेंट तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो इस वजह से भी कभी कभी कंपनी के रिजल्ट में फर्क पड़ता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं दोस्तों, जिस पे ध्यान देना पड़ता है, और ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सामान्य भाषा में बोलो तो इनके पास अभी कैश कितना है? ये अभी का है मार्च 2022 तक इनके पास है 105.98, यानी 105 करोड़ के आसपास इनके पास कैश है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई है, जो कि अच्छी बात है। तो ये हो गया दोस्तों इनकी बैलेंस शीट। 5885 कंपनी का मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल श्रेणी की कंपनी है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, फाइनेंशियल रेशियो के अंदर आते हैं। ROC इनका है 13.9% और ROE 17.5%, यानी इन्होंने निवेशकों के पैसे भी बना के दिए हैं। फेस वैल्यू 2 है, यानी भविष्य में स्प्लिट कर सकती है। दोस्तों, अब हम इनके सालाना आंकड़े देखेंगे। 2011 से आंकड़ा मौजूद है सेल्स का। तो आप यहाँ पर देखोगे 665, 1003, 919, फिर 986, 1012, 1024, 915, 917, 1141, 11/2, 13/5 और मार्च 2022 तक था 2333, यानी उतार चढ़ाव है। लेकिन अच्छी बात है, जब भी इनका सेल्स नीचे आया है उन्होंने अगली बार रिकवर किया है। दोस्तों, सीधे सीधे नेट प्रॉफिट देखेंगे 58, 68, 68, 55, 76, 82, 45, 39, 68, 70, 81 और मार्च 2022 तक इनका है 150। उतार चढ़ाव है, कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है, माइनस में नहीं है। जो इनका नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में ही है। और ये नेट प्रॉफिट देख के आपको पता चल रहा होगा कि जब भी इनका प्रॉफिट नीचे गया है, इन्होंने कोशिश की है ऊपर आने की। हालांकि ये 45 के बाद और डेक्लाइन आई थी, ये 2 बार लगातार डेक्लाइन है, इसके बाद इन्होंने रिकवर किया है। दोस्तों, हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जो कि जरूरी होता है। ये जून 2019 से इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न का आंकड़ा मौजूद है। 2019 में था 32.98 और अभी मार्च 2022 का है 32.83, यानी 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी इन्होंने अभी भी अपने पास बरकरार रखी है। और अब ये विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशक देखेंगे। विदेशी निवेशक को FIIs कहते हैं। तो ये कितने हैं आज की डेट में? ये है 13.84। विदेशी निवेशकों ने इस कंपनी में 13.84
4% की हिस्सेदारी अपने पास रखी है, जो कि अच्छी बात है। और अब देखते हैं हमारे संस्थागत निवेशक कितने हैं, यानी जिनको घरेलू निवेशक बोलते हैं। इन्होंने 8.83% हिस्सेदारी अपने पास रखी है। बाकी जितना बच गया पब्लिक के पास होगा। तो यहाँ पर आपने एक बात गौर की होगी, कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसमें बड़े निवेशक भी मौजूद हैं। बड़े निवेशक बोले तो विदेशी और घरेलू निवेशक। तो ये बात नोट कर लो दोस्तों, ध्यान से सुनो। अगर आप किसी छोटी कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनी में निवेश कर रहे हो, तो ये देखा करो कि उसमें कोई बड़ा निवेशक है या नहीं है। अगर मान लो इसमें सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक होती तो एक थोड़ा खतरा रहता है उसमें, क्योंकि ऑपरेटर उसको घुमा सकता है। अब इसमें एक अच्छी चीज क्या है, एक प्लस पॉइंट क्या है, इसमें बड़े निवेशक भी हैं, तो इससे थोड़ा भरोसा बढ़ जाता है। आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, तब जाके किसी कंपनी में निवेश करते हैं, फिर उसके बाद इनका रिजल्ट देखना पड़ता है। अब हम कंपनी की वेबसाइट में आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो अबाउट अस बिजनेस लाइन लिखा है, और बिजनेस लाइन में हम क्लिक करेंगे तो पता चलेगा ये कौन कौन से बिजनेस सेक्टर में काम करती है। बायो एनर्जी हो गया, हाई प्योरिटी सिस्टम, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड स्किट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। ब्रीवरी एंड बिवरेजेस, इसमें भी ध्यान देना। बायो एनर्जी में यहाँ पर आप देखोगे, इसमें क्लिक करूंगा तो एक चीज देखने को मिलेगी आपको, 1G एथेनॉल, 2G एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस CBG। तो ये आपको देख के पता चल गया होगा, बायो एनर्जी के अंदर ये एथेनॉल से संबंधित काम करती है। तो एथेनॉल देख के आपको पता चल गया होगा, एथेनॉल से संबंधित ये काम करती है। सिर्फ एथेनॉल ही नहीं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो एनर्जी में एथेनॉल हो गया। और जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो है एथेनॉल। जो दोस्तों एथेनॉल बनाए जाते हैं, उसमें जो मशीनरी यूज होती है वो बनाने का काम करती है। और ये कौन सी कंपनी है, आपने इसका लोगो देख लिया होगा, प्राज इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। आप इसकी वेबसाइट विजिट करना। जैसा आप देख रहे होगे, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग को बढ़ावा दे रही है, तो इससे इसको फायदा मिलेगा। 26 तारीख 4% से ज्यादा की तेजी इसमें थी। अब हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे, आपको दिखेगा उतना खास नहीं दिखेगा आपको चार्ट, लेकिन आप एक चीज गौर करोगे, लेफ्ट टू राइट ऊपर ही है। यानी बहुत सारी कंपनियां होती है जिनका लेफ्ट टू राइट ऐसा होता है, ऐसे नीचे को, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट ऊपर ही है। और बीच में ये लंबे कंसोलिडेशन फेज में चली गई थी, यानी सो गई थी। उसके बाद 2020 के बाद से ही इसमें तेजी आई है। और ये प्राज इंडस्ट्रीज मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, 2 साल से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताते रहता हूँ, जिस कंपनी के ऊपर भरोसा होता है वही मैं आपको बताता हूँ। मेरे जांचे पर के शेयर होते हैं। आप अगर इसमें निवेश कर रहे हो तो इसमें एक बात याद रखना, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा आता है। और जिनके पास भी प्राज इंडस्ट्रीज है वो बेशक होल्ड करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये और भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको इनकी वेबसाइट विजिट करना। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था दोस्तों, स्टडी पर्पज के लिए था। मैंने इसमें आपको बताया कि अगर आप कोई स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है, उनकी बैलेंस शीट देखनी है, उनका ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, सेल्स कितनी हुई, नेट प्रॉफिट क्या था, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, कॉम्पिटिटर भी देखने हैं आपने, मैनेजमेंट देखना है कंपनी का, और सबसे मेन बात कंपनी का बिजनेस देखना है, और उससे भी मेन जो कुंडली होती है कंपनी की, रिजल्ट, वो देखना है। इन सब चीजों को देखने के बाद ही आप कोई शेयर चूज करो निवेश करने के लिए। अब मेरे बताने के बाद भी आप स्टडी करना और अपना निर्णय खुद लें, और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल देख लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।